हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आरबीआई ने जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के नॉर्म्स हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, उनको रिवाइज कर दिया है। हम जानते हैं, अक्सर हम करंट अफेयर वगैरह पढ़ रहे होते हैं या न्यूज़ पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि आरबीआई ने किसी अर्बन कोऑपरेटिव या कोऑपरेटिव बैंक को बंद कर दिया, लाइसेंस रद्द कर दिया, या फिर पेनाल्टी लगा दी, या फिर उसके जो ग्राहक होते हैं उनको निकासी, जो पैसा निकाला जाता है उस पर रोक लगा दी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनरली जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ये नॉर्म्स वगैरह को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से, और इनको खोलना आसान रहता है तो ये आसानी से इंडिया भर में कहीं भी खोले जा सकते हैं, और इसकी वजह से जो आम लोग होते हैं वो इसमें फंसते जाते हैं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा मिलता है बाकी बैंकों की तुलना में। तो ऐसे में जो ग्राहक होते हैं इसके जेन्युइन, उनका नुकसान होता है। तो इसी को लेकर के आरबीआई की एक कमेटी बनी थी, जिसने सबसे पहला सुझाव तो आपका यही दिया हुआ था कि सबसे पहले जो ये आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनको हम टीयर्ड स्ट्रक्चर में बांटें, अलग अलग टीयर में हम इन बैंकों को बांटें, और उसके बाद टीयर वाइज इन पे अलग अलग जो नॉर्म्स हैं वो लगाए जाएँ। फ्रेमवर्क इनका क्या रहना चाहिए, कैसे इनका CRAR मेंटेन करना चाहिए, वो सारी चीज़ें वैसे ही डिसाइड करी जाए। तो उसके बारे में ही हम यहाँ पे सारी चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम समझते हैं यूसीबीज़ के जो टीयर्ड स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या आपका पॉइंट है इंपॉर्टेंट, या कैसे हम यूसीबीज़ को डिसाइड करते हैं। तो देखिए, जो टीयर 1 के यूसीबीज़ हैं उसमें वो सारे यूसीबीज़ आते हैं, जो सारे यूनिट यूसीबीज़ हैं, सैलरी अर्न यूसीबीज़ हैं, उनका डिपॉजिट साइज क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो सारे यूसीबीज़ आएंगे। साथ ही साथ ऐसे यूसीबीज़ जिनका जो डिपॉजिट साइज है, मतलब इन दोनों में जो नहीं आ रहे हैं, उनका ये डिपॉजिट साइज आपका 100 करोड़ रुपए तक का है, तो उन सबको टीयर 1 यूसीबी के तहत क्लासीफाई किया गया है। बात करें अगर हम टीयर 2 यूसीबी में कौन से बैंक्स आते हैं, तो ऐसे बैंक जिनका जो डिपॉजिट साइज है 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और 1000 करोड़ रुपए तक का है, ऐसे सभी यूसीबीज को हम टीयर 2 यूसीबीज के नाम से जानेंगे। टीयर 3 का मतलब क्या है? ऐसे बैंक्स जिनका जो डिपॉजिट साइज है वो 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और 10,000 करोड़ रुपए तक का है, वो टीयर 3 में आएंगे। और टीयर 4 में कौन से यूसीबीज हैं? ऐसे सभी यूसीबीज जिनका डिपॉजिट साइज 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। तो ऐसे मान करके 4 टीयर बनाए गए हैं जिनमें यूसीबीज को, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को हम रखते हैं, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3, टीयर 4। तो टीयर 1 में सारे जो छोटे मोटे यूसीबीज हैं 100 करोड़ रुपए तक का डिपॉजिट साइज सारे आ जाते हैं। फिर ऐसे आपका टीयर 4 तक आपका ये स्ट्रक्चर चलता है। अभी जो एक आपका जो आरबीआई ने नॉर्म्स में चेंज किया है या रिवाइज किया है, वो किसको ध्यान में रखते हुए किया है कि ऐसे जो भी यूसीबीज हैं जिनको हम फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड यूसीबी का ये जो दर्जा देंगे, FSWM, ये किनको देंगे उनके बारे में बताया जाए। किस यूसीबी को हम कहेंगे कि वो फाइनेंशियली साउंड है और वेल मैनेज्ड है, ताकि जनता को भी पता चले कि भाई ये यूसीबी आपका कहीं घपले वगैरह नहीं कर रहा है, यहाँ पे पैसे आपके सेफ होंगे। तो अगर बात करें तो इसमें देखिए क्या कहा गया है कि जो मिनिमम नेट वर्थ है उस यूसीबी की, कह रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए होनी चाहिए टीयर 1 बैंक के लिए। अब टीयर 1 आपको पता है कौन से बैंक हैं, और बाकी के जितने भी बैंक हैं आपके, उनके लिए 5 करोड़ का जो नेट वर्थ है वो रखा गया है। एक तो आपका ये सजेस्ट किया गया था, जिसको अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। साथ ही साथ जो टीयर 1 के यूसीबीज हैं उनका जो CRAR है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, जो है वो 9% पे फिक्स किया गया है। CRAR सारे बैंकों को मेंटेन करना पड़ता है। CRAR किसी दिन मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा क्या होता है, ये कैसे इसको डिटरमाइन किया जाता है। इसी तरह जो टीयर 2 से टीयर 4 की यूसीबीज हैं, इनका जो CRAR है वो 12% पे है, मतलब उनको 12% तक आपका जो रिस्क वेटेड एसेट है वो मैनेज करना पड़ेगा, 2 से लेकर के 4 तक। साथ ही साथ ऐसे जितने भी यूसीबीज हैं, अगर उनको FSWM की कैटेगरी में रखना है तो उनके लिए कहा गया है कि जो उनका CRAR जितना बताया गया है, टीयर 1 के लिए 9% और टीयर 2 से 4 के लिए 12%, तो कह रहे हैं कि शैल बी एटलीस्ट 1% पॉइंट अबव द मिनिमम CRAR अप्लीकेबल ऑन यूसीबी एज ऑन द रेफरेंस डेट। कह रहे हैं कि अगर उनका जो यूसीबी का जो CRAR है 1% ज़्यादा है, मान लीजिए किसी का 9% है, तो उसका अगर 10% है CRAR, तो वो जो यूसीबी होगा वो FSWM की कैटेगरी में आएगा। साथ ही साथ जो उनका नेट NPA है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे बैंकों में NPA की समस्या बहुत होती है, तो कह रहे हैं कि 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो उनका नेट प्रॉफिट है एटलीस्ट 3 आउट ऑफ द proceeding 4 year subject to it not having incurred a net loss in the immediate preceding year।
इसी के साथ मतलब छोटे मोटे और भी बहुत सारे पॉइंट है, जैसे कह रहा है कि नो डिफॉल्ट इन द मेंटेनेंस ऑफ CRR SLR ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, किसी भी तरह का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए CRR और SLR को मेंटेन करने में। इसी तरह साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, ताकि मतलब ये समझ में आएगा कि जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा है इनका। उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे सभी बैंकों में जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन है, CBS की सुविधा है, वो इम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए, तो उनको FHWM की कैटेगरी में रखा जाए। कह रहा है कि नो मॉनेटरी पेनल्टी शुड हैव बीन इम्पोज्ड ऑन द बैंक ऑन अकाउंट ऑफ वायलेशन ऑफ RBI डायरेक्टिव गाइडलाइंस ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि RBI से बहुत सारी कोऑपरेटिव बैंक्स पे फाइनेंशियल या कुछ भी ऐसी पेनल्टी लगाती रहती है, या फिर किसी भी तरह का एक्शन लेती रहती है, तो कह रहे 2 साल तक उसके ऊपर इस तरह कोई भी एक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब वो सही और स्मूथ तरीके से काम करे, किसी भी तरह का वायलेशन नहीं कराए। तो ये सारे नॉर्म्स अगर फॉलो करेगा कोई भी UCB, तो वो आपका FHWM की कैटेगरी में रखा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये वाली जो नॉर्म्स हैं कि 2 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए उनको अपना मिनिमम नेटवर्थ रखना है Tier 1 से लेकर के Tier 4 तक के लिए, इसके लिए फेज्ड मैनर में बात कही गई कि फेज्ड मतलब ऐसा नहीं कि आज हमने नियम बनाया तो आज से ही मेंटेन करना है। तो ऐसे जो UCBs हैं जिनका जो CRAR है 9% नहीं है, ये बताया गया था कि बहुत सारे बैंक हैं जिनका CRAR 12% से भी ज़्यादा है, तो जिनका नहीं है उनके लिए RBI ने क्या कहा है कि द बैंक्स दैट डू नॉट मीट द रिवाइज्ड CRAR विल बी प्रोवाइडेड अ ग्लाइड पाथ ऑफ 3 years ऑफ अचीविंग द सेम इन अ फेज्ड मैनर। According to these bank will have to achieve a CRAR of 10% by the financial year of ended in March 31, 2024, 11% by 2025 and 12% by 2026। तो बताया गया है कि 3 साल का उनको एक ग्लाइडिंग पाथ दिया जाएगा कि जिनका जो CRAR है वो 12% पे नहीं है, तो उनको पहले 10% 24 तक, फिर आपका 11% 25 तक, फिर 2026 तक 12% इनको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये हमारा पूरा खेल है किसका, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं जिनको फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड की कैटेगरी में रखा जाएगा उनके लिए। तो ये जो नॉर्म्स हैं RBI रिवाइज इसीलिए कर रहा है ताकि जो UCBs लगातार फेल हो रहे हैं, इनके फेल होने की जो संख्या है वो कम हो सके, और जो इनके ऊपर लगातार पेनल्टी लगाई जाती है जिससे जो उसकी यूजर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको नुकसान होता है, आखिर में पैसा उन्हीं का फंसा रहता है उसमें, तो वो बच सकें, तो उसके लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी, पसंद आई और समझ में आई, तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आप चाहते हैं इस तरह की जो न्यूज़ है आपसे मिस ना हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।